ये है मार्स, लाखों साल पहले का मार्स। घना एटमॉस्फेयर, सरफेस पर पानी का समंदर, गीली ज़मीन और एक एंशिएंट लेक जहाँ कभी पानी मौजूद। और आज इस बंजर ज़मीन पर एक इंसानी रोबोट चल रहा है, नाम स्पिरिट, नासा का मार्स रोवर। मिशन बिल्कुल सिंपल था, इस ज़मीन पर पानी और लाइफ का निशान ढूंढना। लेकिन इस मिशन का एंड बिल्कुल भी सिंपल नहीं था। सवाल यह है कि स्पिरिट ने क्या डिस्कवर किया, मार्स ने उसे कैसे रोका, और कैसे एक डेविल स्टॉर्म जो उसके लिए डेथ बन सकता था वो उसके लिए लाइफ एक्सटेंशन बना। इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए मैं आ गया हूँ यहाँ। जनवरी 2004 अर्थ से भेजा गया एक स्पेसक्राफ्ट मार्स में एंटर होता है, जिसकी स्पीड थी 19,000 किलोमीटर पर आवर। यहाँ सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है EDL, एंट्री, डिसेंट और लैंडिंग। ये वो मोमेंट होता है जहाँ एक छोटी सी मिस्टेक पूरे मिशन को ख़त्म कर सकती है। इसलिए एक जीनियस सॉल्यूशन, एयरबैग। स्पेसक्राफ्ट सरफेस के करीब आता है, एयरबैग्स एक्सपैंड होते हैं और इम्पैक्ट के बाद व्हीकल 30 टाइम्स मार्स पर बाउंस करती है और फिर रुक जाता है, बिल्कुल सेफ, नो डैमेज। लैंडिंग की ये जगह थी गोसेफ क्रेटर, एक ऐसा एंशिएंट क्रेटर जहाँ कभी लेक हुआ करती थी। स्पिरिट दिखने में तो एक नॉर्मल रोबोट था, लेकिन इंजीनियरिंग में ये मार्वल था। 6 व्हील्स, 360 डिग्री कैमराज, रोबोटिक आर्म्स और वो इंस्ट्रूमेंट्स जो सॉइल और रॉक को एटॉमिक लेवल तक एनालाइज कर सकते हैं। इस रोवर का काम था मार्स की जमीन को ऐसे रीड करना जैसे किसी बुक का हिडन चैप्टर। लैंडिंग साइट को नासा ने नाम दिया कोलंबिया मेमोरियल स्टेशन 2003, कोलंबिया शटल ट्रेजेडी के एस्ट्रोनॉट्स की याद में। और फिर आती है रिसर्च की पहली लोकेशन, लैंडिंग साइट से कुछ मीटर्स दूर। स्पिरिट ने पहली बार रॉक्स को एनालाइज किया और उसे मिले मिनरल, मैग्नीटाइट, ओलिवीन, पायरोक्सीन। ये मिनरल्स अर्थ पर अक्सर वोल्केनिक एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं। मतलब एक चीज क्लियर, मार्स कभी जियोलॉजिकली एक्टिव था। कुछ सिग्नल्स ये भी कह रहे थे कि इन मिनरल्स की फॉर्मेशन में वाटर इन्वॉल्व था। साइंटिस्ट को लगा ग्रेट, वी आर गेटिंग क्लोजर। लेकिन तभी डे 17, 21 जनवरी 2004, स्पिरिट अचानक नासा के सिस्टम से डिसअपीयर हो गया। कम्युनिकेशन बिल्कुल कट, पूरी टीम पैनिक कर गई। बहुत घंटों तक सिग्नल्स को रिस्टोर करने की अटेम्प्ट की और फिर अगले दिन एक वीक सिग्नल आता है। स्पिरिट अलाइव था, लेकिन उसकी सॉफ्टवेयर मेमोरी में एरर था। वो बार बार अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर रहा था। नासा ने रिमोट कमांड्स भेजे, सेफ मोड बूट किया, करप्टेड डाटा डिलीट किया और पूरे सिस्टम को रीफॉर्मेट कर दिया। डे 26, स्पिरिट दोबारा अपने मिशन पर काम करने लगता है। नासा ने स्पिरिट के कैमरा से दूर एक रॉकी रीजन देखा। ये जगह दूसरी सब जगहों से डिफरेंट थी। नासा को लगा कि अगर मार्स पर कोई वाटर का एविडेंस हो सकता है तो वो यही होगा। स्पिरिट चढ़ाई स्टार्ट करता है और फिर डे 159 के अराउंड एक इशू डिटेक्ट होता है। स्पिरिट अपनी नॉर्मल पावर कंजम्पशन से 3 टाइम्स ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। पता चलता है कि उसका फ्रंट राइट व्हील डैमेज होकर जैम हो जाता है। अब उसे रिपेयर करना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था, तो नासा ने एक और जीनियस सॉल्यूशन निकाला। स्पिरिट रोवर को रिवर्स चलाना शुरू किया जाता है, जिससे उसका डैमेज टायर सिर्फ ड्रैग होता है। इस तरह उसकी पावर कंजम्पशन दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। इसी स्मार्ट सॉल्यूशन ने मार्स का सबसे बड़ा क्लू रिवील कर दिया। स्पिरिट एक जगह से गुजरता है, उसका व्हील जमीन को स्क्रैच करता है और स्क्रैच के नीचे कुछ शाइनी दिखाई देता है। नासा कमांड देता है और स्पिरिट अपनी आर्म से सोइल को हटाना शुरू करता है और रिवील होता है प्योर सिलिका। ये डिस्कवरी मैसिव इसलिए थी क्योंकि अर्थ पर सिलिका सिर्फ 2 ही कंडीशंस में बनती है, एक बॉइलिंग वाटर हॉट स्प्रिंग्स और दूसरा एसिडिक वोल्केनिक इन्वायरमेंट। मतलब यहाँ पर कभी हाई टेम्परेचर लिक्विड इन्वायरमेंट। यहाँ से क्वेश्चन और ज्यादा स्केरी हो जाता है, अगर मार्स पर कभी ऐसा इन्वायरमेंट था तो क्या कभी लाइफ ने वहाँ पर चांस लिया? इसी खोज को जारी रखते हुए स्पिरिट और ज्यादा डाटा कलेक्ट करता है और उसे मिलता है एक ऐसा एविडेंस जो सब साइंटिस्ट को हैरान कर देता है। इसे स्कैन करने पर इसमें मिलती है मैग्नीशियम आयरन कार्बोनेट्स की हाई कंसंट्रेशन। कार्बोनेट्स अक्सर क्लीन, काम और स्टेबल इन्वायरमेंट में बनते हैं, एसिडिक इन्वायरमेंट में नहीं। इसका मतलब ये कि मार्स का क्लाइमेट हमेशा से ऐसा नहीं था, कभी ये प्लैनेट स्टेबल और हैबिटेबल था। इसी वक्त स्पिरिट को अप्रोच करता है एक मॉन्स्टर जिसका नाम था मार्शियन डेविल। मार्स पर डस्ट स्टॉर्म्स को कहते हैं मार्शियन डेविल। इस स्टॉर्म के दौरान स्पिरिट के सोलर पैनल्स छुप जाते हैं और उसकी एनर्जी 60% तक ड्रॉप हो जाती है। लेकिन जब स्टॉर्म गुजरता है तो एक मिरेकल होता है, स्पिरिट के सोलर पैनल्स पहले से ज्यादा क्लीन हो जाते हैं और वो 100% एनर्जी प्रोड्यूस करने लगता है। वो चीज जो स्पिरिट के लिए थ्रेट थी वही स्पिरिट के लिए लाइफ सपोर्ट बन गया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था, वो चीज जो साइंटिस्ट को गिफ्ट लग रही थी वही स्पिरिट के एंड का रीजन बनी। डे 200, मार्स का वेदर कोल्डर होता जा रहा था। स्पिरिट को ऐसे कम्प्लेक्स सरफेस एरिया पर भेजा गया जहाँ ऊपर की सरफेस तो हार्ड लेकिन अंदर लूज सैंड थी। यहाँ पर स्पिरिट का व्हील सिंक हो गया और उसकी मूवमेंट टोटली जैम हो गई।
इस लोकेशन को नाम दिया गया ट्रोय। स्पिरिट जिस सोइल के लिए डिजाइन किया गया था, ये सोइल उससे बिल्कुल डिफरेंट थी। नासा को भी आइडिया नहीं था कि मार्स पर एक ऐसा सैंड ट्रैप एग्जिस्ट कर सकता है। रेस्क्यू अटेम्प्ट्स शुरू हुए, अर्थ पर उस सोइल का रेप्लिका बनाया गया, डिफरेंट एंगल्स और टेक्निक्स सब ट्राई किया, लेकिन हर अटेम्प्ट से स्पिरिट और ज्यादा सोइल में धंसता चला गया। मिशन अब लाइफ सर्च का नहीं बल्कि स्पिरिट रेस्क्यू मिशन बन चुका था। फिर मार्शियन विंटर्स ने अप्रोच किया और यहाँ का टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया। स्पिरिट कंप्लीटली स्टक था, बैटरीज ने चार्ज होना बंद कर दिया था और पावर कंटिन्यूअसली ड्रेन हो रही थी। तो नासा ने इमरजेंसी प्रोटोकॉल इनिशिएट किया, एसेंशियल सिस्टम को ऑन रखा, बाकी सब चीजों को शट डाउन कर दिया। और फिर मार्च 2010 स्पिरिट लास्ट सिग्नल भेजता है। कोई इमेज नहीं, कोई मेजर डाटा नहीं, सिर्फ एक वीक ट्रांसमिशन जैसे हार्ट बीट। नासा ने कई सिग्नल्स भेजे लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और फिर मई 31, 2011 नासा ने ऑफिशियली मिशन को एंड कर दिया। स्पिरिट ने सिर्फ मार्स को एक्सप्लोर नहीं किया बल्कि उसने नासा को फ्यूचर मिशंस के लिए ब्लूप्रिंट दिया। और अब क्वेश्चन ये है कि अगर स्पिरिट ने इतने ज्यादा क्लूज ढूंढ लिए तो आज के रोवर क्या क्या एक्सपोज करने वाले हैं। यही सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अगर वीडियो बहुत पसंद आई तो नीचे कमेंट कर दें। मैं हूं साबू और यह है साबू स्पीक्स। गुड बाय।